हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की बायो क्लास में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। और इस चैप्टर की नीट में अच्छी खासी वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चंस की। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज है प्रोफेज फर्स्ट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैचिंग करने को क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम वन शॉट में पढ़ेंगे सेल साइकिल सेल डिवीज़न विद नीट के PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें नीट की वेटेज बहुत अच्छी है। अभी जो आपका 3 मई को एग्ज़ाम हुआ है उसमें बेशक एक क्वेश्चन आया हो इस चैप्टर का, लेकिन इस चैप्टर की वेटेज मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस है और डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी के। तो चैप्टर नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल जब डिवाइड करती है, अब जब एक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है तो उस डिवीज़न में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन सारे इवेंट्स के लिए हम कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं सेल साइकिल। जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो डिवाइड होने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। जिस फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज़। जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, इस बात का मतलब ये होता है कि सेल में साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे और जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट। तो इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और सेल में ग्रोथ हो रही है 2 जगह पे। एक हो रही है न्यूक्लियस के लेवल पे ग्रोथ और एक हो रही है साइटोप्लाज्म के लेवल पे ग्रोथ। साइटोप्लाज्म के लेवल पे जो ग्रोथ होगी वो कंटिन्यू होगी, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के लेवल पे जो ग्रोथ होगी वो स्पेसिफिक फेस पे होगी, जिसे हम क्या कह देंगे, एस फेस। क्या कह देंगे हम, एस फेस कह देंगे। अब जब सेल ने सारी प्रिपरेशन कर ली है डिवीज़न होने के लिए इंटरफेस में, जब सेल बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो वो सेल डिवाइड कर जाएगी। और कौन से फेस में डिवाइड करेगी, एम फेस। तो इंटरफेस होता है प्रिपरेटरी फेस और एम फेस होता है डिवाइडिंग फेस। एम फेस को कॉमनली हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेस, क्योंकि जो माइटोसिस होता है वो कॉमन होता है अमंग द ऑल यूकैरियोटिक सेल, चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे आप एनिमल सेल की बात करें। अब सेल साइकिल की इंटरफेस, एम फेस कितने टाइम का होता है। तो जो सेल प्रिपेयर करने में टाइम लगता है सेल को, वो बहुत ज़्यादा लगता है और डिवाइड करने में कम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है 24 आवर्स में। इस 24 आवर्स में सेल जो होती है वो 23 घंटे खर्च कर रही है अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करने में। मतलब जो इंटरफेस होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और जो एम फेस होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर हमें डिटेल में यही पढ़ना है इंटरफेस में क्या चेंजेस होते हैं, और जो एम फेस होता है जो 2 तरह से सेल डिवाइड कर सकती है, या तो माइटोसिस या मियोसिस। तो होना क्या है उसमें। अब जब एम फेस की बात करते हैं तो सेल में सबसे पहले डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि कोई भी सेल डिवाइड करे, प्लांट की, एनिमल की, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर देगा एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलो बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई है। सेल साइकिल के ड्यूरेशन को लेके आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल हैं। एक है आपकी ईस्ट सेल जो आपकी यूनिसेलुलर फंगस है, और एक है आपकी ह्यूमन की सेल। तो ह्यूमन सेल में सेल साइकिल कंप्लीट होती है 24 आवर्स की, और ईस्ट में सेल साइकिल कंप्लीट होती है 90 मिनट्स में। कितने मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, 90 मिनट्स में। अब बात करें हम इंटरफेस की, तो इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं 3 फेस में, G1, S और G2। जो G1 फेस होता है वो आएगा आफ्टर द एम फेस, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेस, क्योंकि एम फेस के ये बाद में आएगा, ठीक है। G1 फेस में जो अभी आपके नीट में क्वेश्चंस आया था, बिल्कुल डायरेक्ट आया था इंटरफेस के ऊपर मैचिंग करने के लिए। G1 फेस में क्या होता है, जो सेल होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिव होती हैं, उनमें कंटिन्यूसली ग्रो होती है, लेकिन G1 फेस में डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा जब सेल G1 से कहाँ पे एंटर कर जाएगी, एस फेस में। एस फेस को हम सिंथेसिस फेस ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस फेस में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए आपको सिंथेसाइज करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एस फेस में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात ये है कि एक सेल में डीएनए की अमाउंट तो डबल हो जाएगी बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम। फॉर एग्जांपल किसी सेल में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 8। जब सेल एस फेस में जाएगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 8। लेकिन स्टार्टिंग में अगर डीएनए की अमाउंट 2C है तो एस फेस में कितनी हो जाएगी, 4C। डीएनए की अमाउंट
तो हो जाएगी डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 डिप्लॉइड सेल में। तो डिप्लॉइड सेल के लिए डीएनए की अमाउंट हम लिखते हैं 2C। क्या लिखते हैं, 2C। जब ये सेल जीवन में गई है तो इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करा है, तो डीएनए की अमाउंट कितनी रही है, 2C। जीवन से सेल जब एंटर करी है एस फेज में तो डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है, कितनी हो गई है, 4C। एस फेज से जब सेल एंटर करी है G2 फेज में तो डीएनए की अमाउंट कांस्टेंट रही है जितनी एस में थी, तो एस में कितनी हो गई थी, 4C, तो G2 में भी कितनी हो गई थी, 4C। लेकिन G2 के बाद जब सेल अंडरगो हुई है M फेज में, तो M फेज में सेल डिवाइड कर जाएगी और एक सेल से कितनी सेल्स मिल जाएंगी, 2। तो एक सेल में डीएनए की अमाउंट दूसरी सेल में डीएनए की अमाउंट इक्वली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट, कि एक सेल में डीएनए 2C है तो दूसरी सेल में भी डीएनए 2C हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ अगर देख रहे हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है बेटा, सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जीवन में सेल मेटाबॉलिक एक्टिव हैं लेकिन उनका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करा है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहे हैं, सेम। G2 फेज में स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन बनेंगे जो हेल्प करेंगे माइटोसिस करवाने में, और G2 फेज में सेल कंटिन्यू ग्रोथ करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, अगर सेल एनिमल है, एनिमल्स की सेल है, एनिमल्स की सेल इंटरफेस में जब एस फेस में आएगी तो डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा और जो उसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल हैं वो भी क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, वो भी क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो एनिमल सेल में एस फेस में डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा और सेंट्रियोल भी क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है, डन। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है बहुत स्पेशल क्यूसेंट फेस, और ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कि कुछ एनिमल्स की सेल ऐसी होती हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी आगे फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल आपकी जो हार्ट की सेल है उसमें कभी भी सेल साइकिल नहीं होगी, ठीक है। जबकि जो दूसरी अदर सेल हैं उनमें ओकेशनली डिवीज़न हो सकता है, जब भी उनको नीड है, जब भी उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उन सेल में डिवीज़न हो जाएगा। तो ऐसी सेल जो कभी डिवाइड नहीं करेंगी वो सेल साइकिल्स के कौन से फेज से बाहर आ जाएंगी, G1 फेज से। कौन से फेज से बाहर आ जाएगी, G1 फेज से। बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेल साइकिल को सेल एग्जिट्स करती है कौन से फेज से, G1 फेज से, और कौन से फेज में एंटर कर जाएगी, G0 फेज में, ठीक है, जो एक इनएक्टिव स्टेज होती है। G0 फेज में क्या होता है, G0 फेज में जो सेल होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिव तो होती हैं लेकिन वो अपने आप को प्रोलिफरेट नहीं करेगी जब तक उनसे नहीं कहा जाएगा। ये करैक्टरिस्टिक हैं G0 फेज के या क्यूसेंट स्टेज के। तो क्यूसेंट स्टेज एक टाइप का इनएक्टिवेट स्टेज होता है। इनएक्टिव स्टेज यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल प्रोलिफरेट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है या सेल मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं है। G0 में सेल मेटाबॉलिक एक्टिव है लेकिन वो अपने आप को प्रोलिफरेट नहीं कर रही हैं जब तक उनसे नहीं कहा जा रहा है, जब तक ऑर्गेनिज को रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं जब एम फेज की। एम फेज मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस जो इक्वेशनल फेज होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में सेम होते हैं, और एक होता है मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। अगर हम बात करें माइटोसिस तो माइटोसिस ओनली सीन होगा मेरे को डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में। तो आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितनी भी दूसरी सेल हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल, और डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में हमेशा कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हैप्लॉइड सेल हैं लाइक आपकी मेल हनी बी। मेल हनी बी में जो डिवीज़न होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस, क्योंकि वो सेल ऑलरेडी कैसी है, हैप्लॉइड। कैसी है, हैप्लॉइड। प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में जो माइटोसिस डिवीज़न होगा वो हैप्लॉइड सेल में भी होगा, डिप्लॉइड में भी होगा। और ये स्टेटमेंट नीट का PYQ है, क्योंकि अगर आपने नीट के पैटर्न देखे हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ गए हैं।
और जो स्टेटमेंट आ रही हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस आ रही हैं। तो माइटोटिक डिवीजन ओनली सीन होगा डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में, एनिमल के केस में। एक्सेप्शनल केस है, कुछ हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हनी बी। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉयड में भी होगा और डिप्लॉयड में भी होगा। अब हमें पढ़ना है एम फेज। तो एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। एम फेज में जब हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीज़न? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल एंड द प्रोजेनी सेल उसमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कि अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है तो डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 आएंगे, इसलिए माइटोसिस डिवीज़न को हम कहेंगे इक्वेशनल डिवीज़न। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेज में कंप्लीट होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं और क्रोमोसोम में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। ये मैंने आपके यहाँ पे मेन इवेंट लिख रखे हैं जो प्रोफेज में होगा। प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होंगे। मेटाफेज में जो कंडेंस क्रोमैटिन है क्रोमोसोम वो बहुत अच्छे से विजिबल होंगे और वो इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा तो जो क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम की वो मूव करेंगी टुवार्ड्स द पोल। और टीलोफेज में मेरे को 2 डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करा है कि एस फेज में डीएनए क्या कर गया है, रेप्लिकेट। ठीक है, तो वो आपको इंटरफेस में रेप्लिकेटेड डीएनए आपको विजिबल नहीं होगा। रेप्लिकेटेड डीएनए आपको विजिबल होगा जब ये अपना जो क्रोमैटिन है उसने अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट करा है और कंडेंस करके वो क्या बन गया है, क्रोमोसोम्स। क्या बन गया है, क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स बन गया है जिसकी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है ये पहले से डीएनए था और ये जो दूसरी क्रोमैटिड है ये शो कर रही है रेप्लिकेटेड डीएनए। तो ये कंडेंस हो गया है। तो क्रोमोसोम ने क्या, क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जो क्रोमोसोम्स है वो कौन से फेज पे विजिबल होगा, प्रो फेज पे। तो मैं आपको इस चैप्टर की बिल्कुल एनसीईआरटी लाइनें पढ़ रही हूँ क्योंकि लाइनों से ही क्वेश्चंस आएंगे। प्रो फेज फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, जो किसके बीच में होगी, जो आफ्टर होगी G2 फेज में। पहले एस फेज होगा, एस फेज के बाद G2 होगा और G2 के बाद प्रो फेज आएगी। प्रो फेज में जो न्यूली डीएनए है वो इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब है वो उलझा हुआ है, वो हमें बहुत डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा। मतलब एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है वो हमें नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी की लाइन है, वो इंटरवाइंड है। तो प्रो फेज आते आते ये जो इंटरवाइंड डीएनए है वो अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। जब कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है मतलब जो हमें क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो गया है, तो इस क्रोमोसोम पे मेरे को 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख जाएंगी और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को कौन होल्ड करेगा, सेंट्रोमेयर। कौन होल्ड करेगा, सेंट्रोमेयर। अब ये जो एनिमल सेल में मैंने सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट करे थे इन द एस फेज, ये जो सेंट्रोसोम है ये मूव कर जाएंगे टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। क्या निकलेंगे, एस्टर, और क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ईच पोल पे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और उनके कलेक्टिव ग्रुप को हम क्या कह देंगे, एस्टर। 2 एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिला के हम क्या कह देंगे, माइटोटिक एपरेटस। क्या कह देंगे हम, माइटोटिक एपरेटस कह देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है जब सेल में प्रोफेज बिल्कुल एंड होने वाला होगा और जब हम उस सेल को विजिबल करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो ना तो मेरे को गोल्गी बॉडी दिखेगी, ना मेरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना मेरे को न्यूक्लियोलस दिखेगा और मेरे को क्या नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल एंड में आके ना मेरे को गोल्गी बॉडी दिख रही है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस और ना ही क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज। अब प्रोफेज में जब बिल्कुल ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई है तो कौन सा फेज स्टार्ट हो गया है, मेटाफेज। एनसीईआरटी लिखती है द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मार्क स्टार्टिंग ऑफ द
सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डिसअपियर। और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और ये आप बहुत इजीली देख पाओगे अंडर द माइक्रोस्कोप। इसीलिए मेटाफेज को सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल में क्रोमोसोम कितने नंबर में हैं और कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन से फेज पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में आते आते जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर से अटैच करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ये बेटा एक सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम है, ये मूव कर गए हैं पोल से, ये निकल रहे हैं बेटा एस्टर और ये निकल रहे हैं बच्चा स्पिंडल फाइबर। क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। हर स्पिंडल फाइबर के साथ कितना क्रोमोसोम अटैच है, एक। मतलब एक पोल से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, दूसरे पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर आ रहा है, और इस पे विद द हेल्प ऑफ द काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर होता है वो सेंट्रोमेयर के दोनों साइड पे डिक शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। तो स्मॉल डिक शेप स्ट्रक्चर ईदर साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर, उसे हम क्या कह देते हैं, काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर के साथ क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जब इन्होंने स्पिंडल फाइबर के साथ अपने आप को अटैच करा है तो ये एक अरेंज हो जाएंगे, बिल्कुल अलाइन कर लेंगे अपने आप को एक सेंटर में, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज में मेन इवेंट क्या हो रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच कर रहा है काइनेटोकोर के साथ, और जो क्रोमोसोम है वो मूव कर रहे हैं स्पिंडल इक्वेटर, मतलब वो सेंटर पे आ रहे हैं। तो ये बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द माइटोसिस। एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर होंगे वो स्प्लिट कर जाएंगे। तो सेंट्रोमेयर जब स्प्लिट कराएंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो जाएगी और सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करेगी टुवार्ड्स द पोल। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमैटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल। लेकिन ये पोल्स की तरफ कौन ले जा रहा है, इन्हें सेंट्रोमेयर। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड रहेगा टुवार्ड्स द पोल, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स की आर्म हैं वो रहेंगी ट्रेलिंग बिहाइंड। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कौन से फेज में अटैच होगा, मेटाफेज में। इससे पहले एक क्वेश्चन है नीट में कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन ये है कि ये क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच कर रहे हैं। अब जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेंट्रोमेयर टूट जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर ही तो ले जा रहा है क्रोमैटिड्स को पोल्स की तरफ, तो ये सेपरेट कर देंगे क्रोमोसोम को। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का कोई रोल नहीं होता है डीएनए की सिंथेसिस में, ना रिपेयर में कोई रोल होता है, ना सेल की ग्रोथ करवाने में कोई रोल होता है। तो ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज। तो टीलोफेज सबसे फाइनल स्टेज है। सबसे फाइनल स्टेज में क्या होगा, जब ये क्रोमैटिड्स मूव कर गए हैं टुवार्ड्स द पोल, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी और वे एक डिस्क्रीट एलिमेंट होंगे। मतलब टीलोफेज में सारा अपोजिट होगा प्रोफेज के। ठीक है, टीलोफेज में सारा अपोजिट हो जाएगा प्रोफेज के। यहाँ पे क्रोमोसोम से फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, गोल्गी बॉडी वापस आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा और ईआर वापस आ जाएगा। फिर ये हो गया है न्यूक्लियस डिवाइड। ये टीलोफेज की सेल है कि एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, 2। अभी हमें उनका क्या डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कहती है कि माइटोसिस केवल इतना नहीं है कि हमने डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को, मतलब डुप्लीकेटेड डीएनए को हमने डॉटर सेल्स में, डॉटर न्यूक्लियाई में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट। माइटोसिस हमारा तब कंप्लीट होगा जब हम साइटोप्लाज्म को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉटर सेल में। साइटोकाइनेसिस 2 तरह से होगी, प्लांट सेल में अलग होगी, एनिमल सेल में अलग होगी। प्लांट सेल में फरो बनती है, क्योंकि आपको प्लांट सेल में पता है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अपने आप को अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करती है, और इस इन्वेजिनेशन को हम क्या कहते हैं, फरो। जैसे जैसे फरो ये डीपन हो जाती है, और कहाँ से बनेगी, पेरीफेरी से बनेगी, सेंट्रल की तरफ। तो पेरीफेरी से जैसे जैसे ये फरो सेंट्रल की तरफ मूव करती जाती है, तो मेरे पास कितनी सेल बन के आ जाती हैं, 2 सेल।
कितनी सेल बन के आ जाती हैं, 2 सेल बन के आ जाती हैं, ठीक है, 2 सेल बन के आएंगी। तो इस मतलब एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगी वो होगी सेल फरो मेथड से, और प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में सेंटर पे, ठीक है, एक प्लेट बनेगी, उसे हम क्या कह देंगे, सेल प्लेट। एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडल लैमेला। बहुत अच्छे से याद रखना है, प्लांट सेल में सेंटर पे एक सिंपल प्रीकर्सर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, सेल प्लेट। और सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला इट इज़ बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल। अब जब ये सेल प्लेट सेंटर से होते हुए पेरीफेरी पे हो जाएगी तो एक सेल कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स में, इस तरह से। यहाँ पे सारे ऑर्गेनल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, एक सेंट्रियोल एक सेल में, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे सेल्स में, और जो हमने डीएनए रेप्लिकेट करा था ड्यूरिंग द एस फेज वो भी ईच सेल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे और उस सेल के लिए हम वर्ड यूज़ कर देंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एनसीईआरटी यहाँ वर्ड यूज़ करती है सिंसीटियम। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। फिर आपके सिग्निफिकेंस, माइटोसिस हमें चाहिए ताकि हम रीस्टोर कर पाएँ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। माइटोसिस हमें चाहिए ताकि हमारी सेल्स में ग्रोथ होती रहे। सेल्स में जो जिन सेल्स को रिपेयर करने की ज़रूरत है तो ओल्ड सेल रिप्लेस हो जाएं न्यू सेल से, ठीक है। कुछ लोअर प्लांट में, कुछ सोशल इंसेक्ट में लाइक मेल हनी बी, वो डिवाइड करेंगे आपके माइटोसिस से। माइटोसिस में जो न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो इवनली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। इसके अलावा माइटोसिस हेल्प करता है सेल रिपेयर में। तो जो आपकी अपर लाइनिंग ऑफ सेल है, लाइक आपकी एपिडर्मिस है, लाइनिंग ऑफ गट हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती हैं क्योंकि उनमें क्या चलता रहता है, माइटोसिस। इसके अलावा जो प्लांट में आपका स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, चाहे वो एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। जो लिटरल कैम्बियम में वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, वहाँ पे कौन सा डिवीज़न चलेगा, माइटोसिस। और इसी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होती है कंटिन्यूस। अब है आपका स्पेशल डिवीज़न, जो आप बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे भी आप दोबारा नीट दे रहे हो बेटा, दोबारा नीट एग्ज़ाम है आपका, है ना। तो सबसे पहले है मियोसिस। मियोसिस हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में होगा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे आपके प्लांट्स हैं चाहे आपके एनिमल्स हैं। जहाँ पे भी मुझे गैमेट्स फॉर्मेशन करनी है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो कौन से डिवीज़न से होगा, मियोसिस। मियोसिस 2 में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। लेकिन डिवीज़न 2 बार हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस की साइकिल कितनी बार हो रही है, 2 बार। साइटोप्लाज्म कितनी बार करेगा, 2 बार डिवाइड। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो 1 बार ही करेगा, और वो कब करेगा, मियोसिस फर्स्ट से पहले। कब करेगा, मियोसिस फर्स्ट से पहले। मियोसिस फर्स्ट से पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो पहले उसमें वही है, इंटरफेस होगा, इंटरफेस में G1 होगा, S होगा, G2 होगा। और मियोसिस फर्स्ट से जो इंटरफेस हो रहा है उससे पहले उसके S फेस में ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा। मियोसिस सेकंड से पहले जो इंटरकाइनेसिस स्टेज होगी वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। मियोसिस फर्स्ट में हमें पढ़ना है प्रोफेज फर्स्ट, जो मेन इवेंट है। प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्रोमैटिन कंडेंस करते हैं, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को पेयर करते हैं। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं बाइवेलेंट, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। और ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनको होल्ड करने का काम कौन करेगा, इनके बीच में प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम क्या कह देंगे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम इस तरह से आपस में पेयर्ड हो गए हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से विजिबल होंगे कौन सी स्टेज में, पैकाइटिन में। तो 2 क्रोमोसोम हैं, कितनी क्रोमैटिड्स हो गई हैं, 4। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं टेट्राड। टेट्राड आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा कौन सी स्टेज में, पैकाइटिन में।
पैकाइटिन में ही जो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर हुए हैं, इनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में इस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में ही स्टार्ट होगी और क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेज आएगी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये उस साइड पे अपने आप को अटैच करेंगे जहाँ पे आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम कहेंगे काइजमेटा। क्या कहेंगे, काइजमेटा। फिर कुछ वर्टिब्रेट्स में जो ऊ साइट्स होती है, लाइक आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, जो ऊ जेनेसिस होती है उसमें जो प्राइमरी ऊ साइट होती है वो बहुत सालों तक अपना डिवीजन स्टॉप करके रखती है। तो कौन सी स्टेज में वो रेस्टिंग फेज में जाती है, डिप्लोटिन में। फाइनल स्टेज आएगी हमारी प्रोफेज फर्स्ट की डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस में ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर साइट पे भी अपने आप को अटैच करके रखे थे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगा, वो टर्मिनलाइज हो जाएगा काइजमेटा। जब काइजमेटा टर्मिनलाइज हो जाएगा तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। डाईकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, जो ईआर है, गोल्गी बॉडी है, सब क्या हो जाएगा, डिसअपियर। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई तो डाईकाइनेसिस कौन सी सेल जो होगी डायकाइनेसिस से कौन से फेस में एंटर कर जाएगी, मेटाफेस। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होगा, बाइवेलेंट जो होगा वो अपने आप को अटैच कर लेगा इक्वेटर पे, वही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम से अटैच होंगे दो स्पिंडल फाइबर, लेकिन ये एक बाइवेलेंट है मान लो। अब एक बाइवेलेंट का एक क्रोमोसोम अटैच होगा एक स्पिंडल फाइबर से टुवार्ड्स वन पोल, दूसरा क्रोमोसोम अटैच होगा दूसरे स्पिंडल फाइबर से टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा, वन क्रोमोसोम अटैच टू वन स्पिंडल फाइबर। फिर एनाफेस में क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होगा, बहुत अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बहुत अच्छे से विजिबल हो रही हैं। क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, कंप्लीट क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स द पोल। तो कहने का मतलब ये है एनाफेस में ही क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। कि अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो एनाफेस में 23 क्रोमोसोम जाएंगे एक पोल पे और 23 क्रोमोसोम जाएंगे दूसरे पोल पे। टीलोफेस में क्या होगा कि वही इवेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ईआर आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगी और क्रोमोसोम्स अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात कहती है, टीलोफेस में क्रोमोसोम्स अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना कंडेंस नहीं कर देंगे कि वो बिल्कुल ही कौन से फेस पे चले जाएं, इंटरफेस पे चले जाएं, वो इतना कंडेंस नहीं करेंगे। फिर दो मियोसिस के बीच में एक रेस्टिंग स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट लिव होती है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड बिल्कुल सेम है एज टू द प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड बिल्कुल सेम है एज टू द माइटोसिस। ठीक है, अब जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे को कितनी सेल मिल जाएंगी, 4, और ये चारों की चारों सेल कैसी होंगी बेटा, हैप्लॉइड। कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस। मियोसिस करवाने के लिए हमको क्या, मियोसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या चाहिए हमें, गैमेट्स की फॉर्मेशन। क्योंकि हमें ऑर्गेनिक्स के अंदर ऐसी सेल्स बनानी है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएं, हाफ, और जो हाफ सेल हैं जिन्हें हम कह रहे हैं गैमेट्स, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है गैमेट्स, वो एक दूसरे से फ्यूज़ करके क्या बना दे, जाइगोट। क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो यहाँ पे मुझे जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिल जाएंगी जो हेल्प करेंगी इवोल्यूशन में। ये फिर आपके कुछ नीट के ही PYQ जैसे इस तरह से क्वेश्चन आया था मैचिंग करने को। और ये प्रोफेज का क्वेश्चन है कि डायकाइनेसिस में हो जाएगा कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा।
पैकाइटिन में आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। जाइगोटिन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेप्टोटिन में क्रोमोसोम कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे, जो क्रोमैटिन है कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे और क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये आपका चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये आपका वन शॉट है और मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कल की क्लास में बायोमोलिक्यूल।